हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हमारा नया चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है। तो समय न गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन द। तो आपको आंसर बताना है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो हार्ट, किडनी, लीवर या लंग्स। तो आंसर शुड बी, बताएं, आंसर बताएं। ओके, आंसर आ गया। आंसर इज द लीवर। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं। यूरिया का फॉर्मेशन ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा लीवर में होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सिटी कंपाउंड। अगर आप बात करें, प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सिटी कंपाउंड इन द ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। तो देखिए, कहाँ पीछे हमने बात करी ना अभी। तो अब समस्या एक है कि जो प्रिंसिपल कंपाउंड है वो कौन सा होता है ह्यूमन के केस में। तो इसको समझने के लिए हमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। इन किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द लीवर। किडनी में बनता है लेकिन लीवर से एलिमिनेट किया जाता है। इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय द किडनीज। ओके, किडनी में बनता है और किडनी से एलिमिनेटेड होता है। इन लीवर एंड आल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू वाइल इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी। तो आंसर शुड बी, देखिए, इंसानों में यानी कि ह्यूमन के केस में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है। कौन सा होता है? यूरिया होता है। और वो लीवर में बनता है और किडनी से एलिमिनेट किया जाता है। तो आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो द करेक्ट मैचिंग, जो करेक्ट मैचिंग को शो कर रहा हो। अब करेक्ट मैचिंग के शो करने की अगर बात होगी सर, तो क्या होगा बताएं ज़रा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं जिससे और साफ दिखेगा। अब तब तक आप आंसर बता दीजिए। ओके, तो लेबियो नेफ्रोडियल ट्यूब्स अमोनिया। अब लेबियो में नेफ्रोडियल ट्यूब यानी ये मछली की बात कर रहे हैं सर। तो यहाँ नेफ्रोडियल ट्यूब जैसी बात तो नहीं पढ़ी हमने, है ना। सैलमेंडर, किडनी, यूरिया। अब सैलमेंडर क्या है? ये फ्रॉग है। किडनीज होती हैं यहाँ पे और यूरिया एलिमिनेट करता है। तो ये आंसर हो सकता है। पीकॉक, किडनी एंड यूरिया। पीकॉक बर्ड है, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड रिलीज करता है। हाउस फ्लाई, रीनल ट्यूब्यूल नहीं होती यहाँ पे से। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर इज बी, ये यूरियोटैलिक होता है। ठीक है, यूरियोटैलिक। अगर अमोनिया होगा तो अमोनिटैलिक, और अगर यूरिक एसिड होगा तो यूरिकोटैलिक। बर्ड्स और इंसेक्ट यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने के पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन गिवन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज इन यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है सर कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूरियोटैलिक है तो वहाँ पे कभी अमोनिया नहीं बनेगा। अमोनिया से ही तो यूरिया बनता है सर। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। यही सेंटेंस हमारा गलत है। इन मैमल्स सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स यूरियोटैलिक मेंटेन ऑस्मोलिटी। आपको पता होना चाहिए। In fishes, kidney do not play any significant role in the removal of ammonium ion. Urea and uric acid are less toxic than the ammonia. And ये less toxic होते हैं। और दूसरी बात, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे पॉइंट क्लियर रखिएगा। आगे हो सकता है कोई सवाल भी इससे रिलेट बन जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में अगर हम बात करते हैं सर, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटिव ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। अब देखिए, ह्यूमन के केस में किडनी, सीबियसिस ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड। अब देखिए, कहना यह है कि सर अगर आप बात करेंगे ना तो फिर फिलहाल किडनी है बट सीबियसिस ग्लैंड और टीयर ग्लैंड, इसको हम एक्सक्रीटिव ऑर्गन कंसिडर नहीं करते हैं। एक बार आप टीयर ग्लैंड को सोच सकते हैं बट नॉट, तो इतना ये आंसर नहीं होगा। अर्थवर्म की अगर बात करें, सॉरी, सीबियसिस ग्लैंड को सोच सकते हैं बट टीयर ग्लैंड को नहीं सोच सकते।
तो ये टेयर ग्लैंड की वजह से हमारा गलत हो जाएगा। अर्थवर्म की बात करें, फेरेंजियल, इंटेगमेंट्री एंड नेफ्रेडिया, आपने पढ़ा होगा ये नेफ्रेडिया जो होता है, फेरेंजियल नेफ्रेडिया, इंटेगमेंट्री नेफ्रेडिया एंड सेप्टल नेफ्रेडिया, ये तीन के तीनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। मेल्पिगियन ट्यूबुल्स एंड एंटेरिक सीका, अभी एंटेरिक सीका क्या वर्ड है, आपने एंटेरिक सीका तो नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो बट ना सुना हो। गैस्ट्रिक सीका इसको बोलते हैं, ये जो गैस्ट्रिक सीका है ना, इसी को एंटेरिक सीका बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, मिडगट और एंडगट की लोकेशन, फोरगट की लोकेशन मिड में पाया जाता है, जो कि कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। फ्रॉग, किडनी, स्किन एंड बक्कल एपिथेलियम। अब ये बेकार का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रेस है इसमें, कुछ बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, अभी आगे मिलेगा कॉन्सेप्ट। द करेक्टरिस्टिक दैट इज शेयर्ड बाय द यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो तीनों किस द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन मिल गया, आर द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, तो ये तो याद रखिएगा कि ए जो वाला पॉइंट, अभी आगे मिलेगा मैच, कई ऑप्शन होंगे ना। तो पहली बात तो तीन के तीनों जो हैं ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीजन। देखिए मैंने अभी पीछे आपसे कहा था ना कि इसको याद रखिएगा, इक्वल अमाउंट में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि कैसे करें इस सवाल को हम, तो पहला आंसर सही था। दूसरा, लार्ज अमाउंट सबको नहीं चाहिए सब, ठीक है। दे ऑल आर इक्वली टॉक्सिक, नहीं सर, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, उसके बाद यूरिया टॉक्सिक, और उसके बाद यूरिक एसिड टॉक्सिक। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत इन्हें भाई साहब को पड़ती है, फिर इनको पड़ती है, फिर इनको पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट गलत हो गए। दे ऑल आर प्रोड्यूस इन द किडनी, ये सच नहीं है, गलत है ये भी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी आंसर, ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन, जो पीछे बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्निथिन साइकिल। अब देखिए सर, ऑर्निथिन साइकिल एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन सवाल आपको आना चाहिए। कैसे, इतनी बात पता होनी चाहिए कि ऑर्निथिन साइकिल में ऑर्निथिन और सिट्रुलिन दो अमीनो एसिड्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंसर को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप आंसर मैच कर लीजिएगा, अपना मिला लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। तो ये यूरिया का और अमोनिया का जो कॉन्सेप्ट है, यूरियोटैलिक इसका कॉन्सेप्ट है, इसे आप जरूर मार्क करके रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्ट्स लेवल्ड एज ABCDE, एक लेबलिंग आपके सामने है, और इस लेबलिंग में ढूंढ के हमें आंसर बताना है, ठीक है सर। तो देखिए, जो अगर आपको इस स्ट्रक्चर का आइडिया है, तो जब भी हम कभी बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारे पास बेसिकली दो स्ट्रक्चर आते हैं किडनीज में, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस शुरुआत होती है जहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज की बात करते हैं, जो एफरेंट आर्ट्रियोल से बनता है। तो शुरुआत करते हैं सर, जो ए वाला है ये हमारा एफरेंट है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो बी वाला है सर ये इफरेंट आर्ट्रियोल। तो अब इतने से ही हम आंसर ढूंढेंगे। तो फिलहाल ये तो गलत हो गया, ए एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, बी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। सी जो हमारा है ना, दिस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं इसे, ग्लोमेरुलस। तो ये भी सही लग रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो बाउल जैसा है, दिस द बोमेंस कैप्सूल, दिस द बोमेंस कैप्सूल, तो ये भी ठीक लग रहा है। और इसके पास वाला, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, तो ये पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, और हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेहद आसान सवाल है, बट इम्पोर्टेंट है, लेवलिंग एग्जाम में आ सकती है। आपने पूरे के कॉन्सेप्ट भी ज़रूर पढ़ रखे होंगे और आना भी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में काफ़ी बड़े ऑप्शन हैं इसके, और हमने काफ़ी जूम भी कर रखा है जिससे कि आपको आसानी से दिखे। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, अब इस सवाल में बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन होगा। क्या होगा, नेफ्रॉन। और आपको ये भी मैं बता दूं कि प्रत्येक किडनी 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन रखती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अगला, वासा रेक्टा रेफर्स टू, वासा रेक्टा क्या होती है सर, वासा रेक्टा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो पहला सवाल आप इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका शेप होता है यू शेप का, ये अपना आप में बड़ा सवाल है। दूसरा, ये अपसेंट होती है या तो, और या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है, कहाँ पे, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और ये इट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूरिन कंसेंट्रेशन, यानी
यूरिन को कंसंट्रेट करने में अहम रोल प्ले करती है। तो मैं बता दूं, जो अब आप लूप ऑफ हेनले जब पढ़ते हैं ना, तो लूप ऑफ हेनले की तरफ एक फाइन कैपिलरीज होती है, उसी के साइड में, उसी के अलॉन्ग जो पैरेलल चलती है। तो रेक्टम रीजन नहीं सर, ब्लड कैपिलरीज नहीं, नहीं, सिर्फ डी आंसर। ए फाइन कैपिलरी विद द रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले एंड प्ले इन द रोल इन द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। जैसे ही हम बोलते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे होंगे। तो एक फाइन कैपिलरीज है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। यू सेफ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको साथ डिस्कस किया। तो ये 10 सवाल आपके हो गए। आप, आई होप आपने सब सही किए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। Different types of excretory structure and animal are given below. Match them appropriately and mark correct option. अब देखिए, प्रोटोनेफ्रिडिया, हम सब लोग जानते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया किसके साथ मैच करेगा। अगर आप डी की बात करें सर, डी, तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है ये अब ऐसे नहीं हो पाएगा। ए किसके साथ मैच कर रहा है? तो प्रोटोनेफ्रिडिया ये है, ये फ्लैटवर्म के साथ मैच करता है। किसके साथ मैच करेगा? फ्लैटवर्म के साथ। नेफ्रिडिया अर्थवर्म के साथ मैच करेगा। किसके साथ? यानी थर्ड का बी हो जाएगा। अब थर्ड का बी किसमें? थर्ड का बी, ये देखिए सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है। फिर भी देख लेते हैं। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, कॉकरोच, यानी कि सेकंड का सी इसी में है। ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन, डी का यानी फर्स्ट का डी। तो एक ऑप्शन सिर्फ मिल रहा है। आपको ये इंफॉर्मेशन इनफैक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 के बाद, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। देखिए सर, ये स्ट्रक्चर अगर आपको आगे का याद है तो मैं एक बार बोल दूं कि ग्लोमेरुलस के बाद पहला पार्ट ग्लोमेरुलस है, और उसके बाद जो हमारा पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का जो पहला पार्ट होता है सर, दिस इज द पीसीटी। उसके बाद अगर हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद डीसीटी। और ये जो डीसीटी है ना सर, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है। जब हम बात करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं, इस स्ट्रक्चर आता है, कन्वोल्यूशन काफ़ी होता है। उसके बाद हम लूप ऑफ हेनले, सही नहीं डायग्राम, बट काम चल जाएगा आपका। उसके बाद ये डीसीटी जाता है, और ये डीसीटी जाके कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है सर, ठीक है। ठीक है, तो अब आंसर आपके पास हो गया होगा कि आंसर क्या आएगा। तो आंसर 12 का क्या हो जाएगा? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दूर वाला, ठीक है सर। ये डीसीटी जाके कहाँ खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। मार्क कर लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फंक्शन ऑफ किडनी, अगेन आंसर। अब तो आंसर पता होगा, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डी आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव रिड्यूस्ड हेनले लूप। नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसमें ये सवाल आपका गलत है। मतलब ये ऑप्शन, वासा रेक्टा इज वेल डेवलप इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वासा रेक्टा, अभी मैंने आपसे पीछे कहा कि या तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होती है या रिड्यूस होती है। पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेडुला। जी नहीं सर, ये गलत है। कॉर्टेक्स में, अभी जो इस तरीके का ऊपर वाला डायग्राम कॉर्टेक्स में, नीचे वाला मेडुला, तो लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप ऑफ एक्सटेंड इज द डीसीटी। अब देखिए, अभी हमने कहा ना कि ऐसे हमारा था लूप ऑफ हेनले, नीचे आ रहा था ये असेंडिंग ही तो बनाएगा डीसीटी। देखो ये हमारा है ना, ये जाके फिर उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारा डिसेंडिंग वाला है और ये हमारा असेंडिंग वाला है, तो असेंडिंग ही बनाता है डीसीटी, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा। इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी हैज। अब देखिए, किडनी की प्रत्येक सेल को आप नेफ्रोसाइट कह सकते हैं, लेकिन इनर लाइनिंग जो होती है किडनी की, या यूँ बात करें, जब भी हम वोमेंस कैप्सूल की बात करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका है, अगर आप ऐसे बनाएं सिस्टम थोड़ी देर के लिए, ये जो इनर वाली सबसे लेयर है, ये वाली, ये आपकी पोडोसाइट कहलाती है। क्योंकि अच्छा, इसमें अरेंजमेंट कैसे होता है समझिएगा। इसका जो अरेंजमेंट होता है सर, वो इंटीग्रेट मैनर में होता है, और ये क्या बनाती हैं? ये फिल्ट्रेशन स्लिट का फॉर्मेशन करता है। किसका? फिल्ट्रेशन स्लिट, जिसके तहत फिल्ट्रेशन आसानी के साथ हो पाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर अब इतना बोलने के बाद तो बताना राइट बनता है, पोडोसाइट द राइट आंसर।
एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आपको कम से कम एक्सप्लेनेशन पे ही फोकस करना चाहिए, सिर्फ आंसर देने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी एक बार सुन लें, जैसे कि एग्ज़ाम में आप क्लिक कर पाएँ इसी ईजिली वे में। अभी अभी मैंने 3 बार आपको ये डायग्राम बनाया, अब आपके लिए आसान है डायग्राम ये, ठीक है। कह रहे हैं इन द गिवन डायग्राम वाटर एब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर्स। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस होता है एब्जॉर्प्शन, ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ इनले का, और ये हमारा एसेंडिंग लिम्ब है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। बेहद आसान जरूरी सवाल है। अब एक्स में अगर हम बात करें सर, तो एक्स में एब्जॉर्प्शन की बात हो, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वाई में यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अब वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ नहीं होता, तो आंसर इज वाई, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप सवाल सही कर सकते हैं। पीसीटी में 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हर चीज़ का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है। पहला ऑप्शन है कि फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव। देखिए ये सवाल अच्छा है, आपको जरूर इस पर फोकस करना चाहिए। पहले तो बताइए फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है, कमेंट में बताइए। बस टाइम होगा, और बताइए, चलिए थोड़ा और टाइम देते, बताइए फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। जब भी आप वीडियो देखें तो जरूर कमेंट में बताएं कि मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं। चलिए 17 में ये सही ऑप्शन है, नॉन सेलेक्टिव होता है, क्योंकि वो देखता नहीं है कि क्या छन रहा है, सोडियम छन रहा है या पोटेशियम छन रहा है या न्यूट्रिएंट छन रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, नॉन सेलेक्टिव होता है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन टू ब्लड थ्रू दीज 3 लेयर्स। यस सर, 3 लेयर होती है, और आपको तीनों लेयर पता होनी चाहिए। मालूम है ना कौन कौन सी है? यस, जीएफआर इन द हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। यस बिल्कुल सही, 180 लीटर पर डे भी। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ इनले इज परमेबल टू वाटर। ये सेंटेंस गलत है, अभी मैंने कहा ये परमेबल वाटर के लिए नहीं होता सर, ठीक है। चलिए अगली बात करें, तो ये सवाल का आंसर आप बताते जल्दी से। चलिए 18 में which one of the following component of the urine a healthy human does not differ much in the concentration from the blood plasma। बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता, आप बता सकते हैं आंसर। सोडियम, आपको मालूम है यूरिन में सोडियम होता है और ब्लड प्लाज्मा में भी सोडियम होता है, NaCl, क्लियर, तो सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम बात करें 19 की, तो फिर से डायग्राम दिया गया है और फिर से कुछ ना कुछ डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा होगा। अच्छी बात है, डायग्राम के सवाल आपके कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाते हैं कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है सवाल की। देखिए लेवलिंग है, मैंने आपको पीछे बता दिया। ए क्या है सर, ग्लोमेरुलस, ए क्या है सर, हम सब एक साथ लिखेंगे, एक लेटर ग्लोमेरुलस। बी क्या है, पीसीटी। सी क्या है, आई थिंक डीसीटी है ना। डी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ग्लोमेरुलस क्या है सर, ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल। तो देखिए अभी पीछे जो एक्सप्लेन किया उसी से तो हम आंसर कर दे रहे हैं, बट फिर भी और देख लेते हैं कि क्या है। डीसीटी पीसीटी का है रीअब्जॉर्प्शन SCO3 एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अकर्स हेयर। तो 19 में देखिए ऐसे तो नहीं कर सकते ना सर, ये भी गलत ऑप्शन है, आप NCERT पढ़ लीजिएगा, ये गलत है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। और डीसीटी में ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोज एंड यूरिक एसिड और एब्जॉर्ब्ड हेयर, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये काम पीसीटी का है। डी में भी गलत है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज सिक्रीटेड नहीं सर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड। तो आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट पे पूरे पे जाइएगा तो आपको सिर्फ एक आंसर सही मिलेगा, और जो आंसर कौन सा मिलेगा, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द नेट ग्लोमेरुलस द नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द एवरेज एडल्ट। अब ये आपको आइडिया हो चुका है, अभी ऑप्शन में हमें मिल गया था। तो जो हमारा GFR है नेट, वो 125 ml प्रति मिनट होता है, तो 20 में आंसर सी हो जाएगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, मैच करना है 2 कॉलम को। तो देखिए सर, इपिथेलियल सेल्स ऑफ द वैमन्स कैप्सूल की अगर हम बात करें, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स विद द मेडुलरी पिरामिड एज ए रीनल पिरामिड, nephron with long loop of inlay running deep in the medulla, a fine vessels of the peritubular capillaries। अब देखिए फाइन वेसल्स को आप मैच करा लीजिए किसके साथ, वासा रेक्टा के साथ, ठीक है।
इपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, ये आप मिला लीजिए डी। तो फर्स्ट का डी और 4 का बी, दो ही ऑप्शन याद करके चल रहे हैं क्योंकि एक साथ सब याद नहीं कर सकते, ऑप्शन आगे है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट का डी और 4 का बी, ये मैंने आपसे कहा था। तो फर्स्ट का डी और 4 का बी, सिर्फ एक ऑप्शन है डी, बाकी आप मैच करिएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन हमें मिल रहा है और पीछे कॉलम ऑफ बॉटनी भी था, वो भी आपको देखना है, जो एक्सटेंशन की बात करें मेडुला के अंदर, ठीक है। तो इतने से आप काम चलाएं सर, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हम आपको सबसे पहले बता दें कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स रीअब्जॉर्ब इन द पीसीटी, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है सर, वो वुमेन्स कैप्सूल में होता है। मेंटेनेंस ऑफ जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ने ये रेगुलेशन में होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड NaCl एंड वाटर, मेनली 70 से 80%। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ओनली नहीं सर, न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए सर, जब भी कभी जीएफआर हमारी बॉडी में घट जाता है तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? जक्स्ट्रामेरुलर ऑपरेटस। कौन करता है? जक्स्ट्रामेरुलर ऑपरेटस। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इतना नहीं लिखा हुआ है, बहुत थोड़ी सी बात एनसीईआरटी ने करी है, वो तो नाम भी नहीं लेते हैं, बट आपको मैं चाहूँगा कि आप इसको याद रखें कि क्या क्या होता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस में। तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, मैकुला डेंसा होता है और लैसिस सेल होती है। एमबीबीएस करेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ से फैक्ट रखिएगा, एक आध बार सवाल पूछ लिया गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस इज कॉज ड्यू टू। देखिए इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सर एक ही जगह से हमें मिलता है और वो है जब हम अपने एफरेंट और इफरेंट में बात करें, इसकी जो थोड़ी वॉल ल्यूमन होता है वो कम होता है और जो इफरेंट का ल्यूमन होता है वो थोड़ा सा कम होता है और एफरेंट का ज़्यादा होता है। तो एफरेंट के ल्यूमन के ज़्यादा होने से और इफरेंट के कम होने से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और वही प्रेशर डिफरेंस मेनली कॉज करता है। तो आंसर आप सी ऑप्शन में देखिएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल इज स्लाइटली लार्जर दैन द एफरेंट आर्ट्रियोल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, compare the statement A and B. When the urine moves through the descending limb, it becomes hypertonic, and is had passes through the ascending limb of womb, it will become hypotonic. ये सेंटेंस सही है। ऐसा क्यों हो पाता है? उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लू वाटर के लिए परमेबल होता है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू सोडियम आयन, while the ascending limb is impermeable to सोडियम आयन। अब ये तो सर पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया। तो ए आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज मतलब एसेसन रॉन्ग है। ये एम्स का सवाल हुआ करता था, बट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल नीट में भी पूछे जा सकते हैं 4 ऑप्शन करके, ऐसी कोई बात नहीं है कि अब ये नहीं आएगा, हमारे से छुटकारा मिल गया, आ सकता है। विच इज़ नॉट द बेसिक रीनल फंक्शन। अब देखिए सर, रीनल फंक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो 3 फंक्शन होता है। क्या? एक रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन और फिर सिक्रीशन। तो मैंने तो आंसर बता दिया, परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है? स्प्रिकलिंग कह सकते हैं आप, या छिड़काव की बात कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, तो आप आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 फंक्शन हमें पढ़ने होते हैं, बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, इसलिए सवाल हमारे लिए बहुत आसान होता है। अगले ऑप्शन में आप करेक्ट आंसर छाट लीजिएगा। पहला आपके पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो आपका है ये 180 ml पर डे होता है। नहीं सर, 180 ml पर डे नहीं होता, 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है, 180 लीटर पर डे। तो ये गलत है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा पासिस इन द ल्यूमेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। आप ऐसे ना कहिए, लगभग सारे पास होते हैं, ठीक है, लगभग सारे के सारे पास होते हैं, तो ये भी गलत है। प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं जाता है, ठीक, आपको पता होगा 70 से 80% इलेक्ट्राइल वाटर आर ऑब्जर्व इन पीसीटी में कई बार आपको बता चुका हूँ। एंजियोटेंसिनोजन इंक्रीज द जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर दोनों बढ़ाता है, यस। द काउंटर करंट सिस्टम कंट्रीब्यूट द कंसंट्रेटिंग द यूरिन, यस। तो 3rd, 4th, 5th आर करेक्ट, 3rd, 4th, 5th आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला और दूसरा हमारा गलत है। चल, क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट छाटिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स ग्लोमेरुलस एंड पीसीटी। देखिए ये सर सही बात नहीं है, यहाँ पे नहीं होता ये सब वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में होता है, तो ये गलत हो गया।
To prevent a diuresis, ADH facilitate water reabsorption from the later part of the kidney tubule, वही DCTN collecting duct. यही बात ठीक है सर, ADH जो होता है ना, ये पानी को अब्जॉर्ब करा लेता है और पॉलीयूरिया से बचा लेता है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, और ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अगला 29, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज मैक्सिमम, ओके, पूछ रहे हैं इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले द मैक्सिमम ऑस्मोटिक डिफरेंस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द NaH पंप इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, अगर आप अंदर और बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब डिफरेंस की बात करेंगे ऑस्मोटिक, तो वो 300 ऑस्मोल होता है, और ये हमेशा मेंटेन किया जाता है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। ADH and ROS work in response to low blood volume and blood pressure। अगर हम ADH और ROS की बात करें जो कि फंक्शन करते हैं, तो ऐसे समझिए इसको कि ADH एंड ROS वर्क इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। देखिए, जब भी बॉडी में या जब भी ब्लड प्रेशर घट जाता है या ब्लड वॉल्यूम घट जाता है, तो फिर ये रिस्पॉन्स करते हैं ADH और ROS दोनों, ठीक है। दूसरी बात, ANF इनके जस्ट उल्टा काम करता है, यानी ANF वर्क्स इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस समय ANF काम करता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यानी उसको रोकने का काम करता है। तो अपने रास मतलब क्या होता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ADH मतलब क्या? एंटी डायरेटिक हार्मोन, इतना। और ANF क्या होता है? एंटीनाइट्रेटिव फैक्टर। तो कहने का सेंस कितना है कि जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम घटता है, ब्लड प्रेशर घटता है, तो ROS फंक्शन करता है, ADH फंक्शन करता है, और जब घटता है, बढ़ता है, तो NF फंक्शन करता है। तो कहने का सेंस क्या है ना कि बोथ एसेसन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज बी, ठीक है सर। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, और ये आपके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं देखता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज अंडर कंट्रोल ऑफ। अब पानी के ये सब एक्चुअल में सारे एग्जाम के सवाल हैं, तो इसलिए सवाल दोबारा भी मिल सकते हैं, या उन आसपास कॉन्सेप्ट आपको मिलता, बट सवाल आपको ऐसे ही याद रख रहे हैं। हर नया ऑप्शन एक हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सवाल पूछने का तरीका अलग अलग होगा। तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है? तो LH ल्यूटनाजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH एडनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, या ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो आंसर इज बी, एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए फिर समझिएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज कंट्रोल्ड ऑफ, एक सवाल अलग हो गया। अब कह रहे कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। यूरिन का कंसंट्रेशन कौन कंट्रोल करेगा? तो जो भैया जो पानी अब्जॉर्ब करेगा वही तो कंसंट्रेशन कंट्रोल करेगा। आंसर इज, बताइए आंसर, बेहद आसान हो गया सर, फिर बी आंसर। भले आपको लग रहा होगा रिपीटिशन है, बट सवाल अलग अलग है और सवाल के मतलब अलग अलग है। एक और सवाल है, ए फॉल इन द GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट। अब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो एडिनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनलिन, यहाँ पे इसका कोई फंक्शन नहीं है, एड्रेनलिन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, उसकी हमें कोई काम नहीं। जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, देखिए आगे के कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स रिलीज करेगी रेनिन को, और फिर पूरा रास मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये बी ही है जो चीज़ों को संभालेगा आगे, ठीक है। अगला सवाल है कि जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करती हैं? तो अभी हमने कहा ना, रेनिन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट करती हैं? रेनिन। वेयर देयर इज ए फॉल इन बी आयन कंसंट्रेशन। अब बी आयन क्या? सोडियम आयन कंसंट्रेशन। जब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा सर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब GFR घट जाएगा, ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, तो JG सेल एक्टिवेट हो जाएगी, फिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, सारा फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, रास मैकेनिज्म पढ़ने के बाद भी समझ में जल्दी नहीं आता। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 35, फंक्शन ऑफ द ADH इज। तो आंसर बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। फंक्शन ऑफ ADH इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, द वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। वैसोप्रेसिन मतलब क्या? वैसोप्रेसिन मतलब क्या होता है, आप बताएं जरा।
वेसोप्रेशन मतलब सर वही अगेन ADH, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या बता दीजिए इसका 36 का, सी, ऑफ फैकल्टेटिव रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द DCT, ठीक है। Which of the following is correct for normal human? pH of urine is around 8, जी नहीं। देखिए एक ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन, जरा देखिएगा, कह रहे प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज द इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर इसमें हम बात करें कि कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज की प्रेजेंस आपको मिल जाए यूरिन के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं डायबिटीज मेलिटस को शो करता है। करें सर बी ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? तो 25 से 35 मिलीग्राम नहीं सर, ग्राम यूरिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38, रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स and give the answer. First point, increase GFR. Second, increase blood pressure. Third, decrease blood volume. Fourth, increase aldosterone secretion. Fifth, vasoconstrictor. Sixth is the increased sodium in excretion. देखिए अभी पीछे भी हमने यही बात करी थी, लेकिन पूछ रहे हैं कि एंजियोटेंसिन सेकेंड का फंक्शन क्या होगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड का जो फंक्शन होगा सर, जब भी ये काम करेगा तो GFR बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पास चार ऑप्शन है जो इसके सही हो जाएंगे। तो बेहद आसान है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, Which of the following statement are not incorrect? पहला आपके पास है नॉट इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है लीवर एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सिक्रीट कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड्स स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, आप लगभग एक ही इंफॉर्मेशन भी है, आप इसे याद रखें, ठीक है। तो बाकी और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक ऑप्शन हो गया सेबेसिस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक यूरिया स्टेरॉल। देखिए यूरिया को तो नहीं सर, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। स्वेट प्रोड्यूसेस बाय द स्वेट ग्लैंड इन ऑयली फ्लूइड कंटेनिंग, नो। इन यूरिमिक पेशेंट यूरिया एंड ग्लूकोज कैन नॉट बी, ग्लूकोज को रिमूव नहीं कर सकते सर। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ सब गलत हैं, सिर्फ एक सेंटेंस हमारे पास सही है और वो भी है पहला वाला। तो ऐसा आंसर हमें शायद दिया होगा सी इज द ओनली, तो सिर्फ वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, तो 39 में आप सी आंसर कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 40 में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन? पहला तो लीवर, स्वेट ग्लैंड, पैंक्रियाज। अब देखिए सर 40 में किडनी के साथ अलावा लंग, लीवर और स्किन, ये सारे के सारे फंक्शन करते हैं, स्वेट ग्लैंड भी करता ही है। तो पैंक्रियाज जो है ना सर, ये पैंक्रियाज एलिमिनेशन में कोई फंक्शन नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन किडनी ऑफ ए पर्सन इज डैमेज्ड ही या सी इनवेरेबली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। जब भी किसी मान लीजिए किडनी किसी डैमेज हो जाएगा तो वो एनीमिया से सफ़र कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, लगता भी नहीं है कि कभी ऐसा कोई काम करेगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 42, अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन की, तो व्हाट इज एडेड टू ब्लड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस? क्या हम ऐड करते हैं हीमोडायलिसिस करते वक्त? तो सर ब्लड में हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट को करने के लिए हम हिपैरिन वर्ड, मतलब हिपैरिन को यूज़ करते हैं, और जब दोबारा रिटर्न करते हैं तो उसमें एंटी हिपैरिन भी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 42 का आंसर हो जाएगा सी, हिपैरिन। द फॉलोइंग
आर रिमूव्ड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। क्या रिमूव करते हैं हीमोडायलिसिस में? तो क्या ग्लूकोज को रिमूव करते हैं, या अमीनो एसिड को करते हैं, या यूरिया को करते हैं? तो हीमोडायलिसिस में सिर्फ यूरिया को रिलीज अलग करते हैं, और किसी चीज़ को नहीं। इफ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, व्हाट विल बी हैपन, या क्या इफेक्ट करेगा अगर यूरिक एसिड को शरीर से निकाला ना जाए? आपने देखा होगा जब भी यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो स्केलेटल जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है, क्या होता है? स्केलेटल जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 45, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू माल फंक्शनिंग इन द किडनी इज रिफर्ड एज। अब देखिए, अगर यूरिया एक्युमुलेट हो जाए बॉडी में तो यूरीमिया की बात कर सकते हैं आप, बिल्कुल। ब्लड में, सॉरी बॉडी में नहीं, ब्लड में। अब ब्लड में अगर यूरिया बढ़ जाए तो यूरीमिया हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है ना? बेहद आसान सवाल है, ये सब फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। एडीएच डिफिशियंसी सो द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखिए, एडीएच का पहले तो फंक्शन पता होना चाहिए। अगर एडीएच का फंक्शन आपको आइडिया है तो फिर हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब एडीएच का फंक्शन तो हमें पता ही है, एडीएच पानी को ऑब्जर्व करता है। अब अगर एडीएच अपना काम ना कर पाए, तो एडीएच अपना काम ना कर पाए तो यूरिन का कंटेंट बढ़ जाएगा, यानी कि पॉलीयूरिया, और प्यास लगेगी तो पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो आंसर इज 46। तो पॉलीडिप्सिया भी और पॉलीयूरिया भी। ईच किडनी ऑफ द एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, बताइए इसका आंसर। लेंथ कितनी होगी, विथ कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, और वजन कितना होगा? तो देखिए सर, 10 से 12 सेंटीमीटर वजन और लेंथ, सॉरी 5 to 7 सेंटीमीटर विथ, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस, और 120 से 170 ग्राम वजन। बेहद आसान सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 47 का आंसर ए। डायलिसिस इज डन व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। डायलिसिस कब होती है? जब कोई पर्सन यूरीमिया से सफ़र होता है, मतलब उसकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, मतलब यूरिया इन ब्लड इंक्रीजेज, देन डायलिसिस टेक प्लेस। देखिए, सवाल को ट्विस्ट करके अगर पूछा जाएगा तो भी हमने आपको कराया है कि डायलिसिस इज डन व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, पॉलीयूरिया, यूरीमिया, हीमोडायलिसिस। तो आंसर इज यूरीमिया। अब यूरीमिया क्या होता है ये पीछे हमने आपके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर, अगर हम अगला बात करें 49 में क्या है सर? कह रहे हैं कि which of the following plays significant role in maintaining of the osmolality of the cortex interstitial fluid। तो ऑप्शन बता दीजिए बिना पहला ऑप्शन देखे हुए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप नाराज हो जाएंगे। तो डीसीटी, पीसीटी, NaCl एंड यूरिया, वो ऑस्मोट्रीज मेंटेन करने की बात करें तो सिर्फ एक आंसर हो सकता है, NaCl एंड यूरिया। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो NaCl और जो यूरिया है ये कॉर्टेक्स की ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखते हैं हमेशा। ये बहुत बार पूछा गया है, इस सवाल को बिल्कुल रट लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल, हीमेटूरिया रिफर्स टू। हीमेटूरिया, अब हीम वर्ड इज फॉर आयरन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हीमेटूरिया वर्ड जो है ये आरबीसी इन यूरिन, और आयरन इन यूरिन नहीं, आरबीसी इन यूरिन। ठीक है, तो जब भी आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है, नहीं कभी गलती से आरबीसी पहुंच जाए यूरिन में, तो फिर वहाँ पे ये समस्या आ जाती है। तो मैंने कोशिश करी है लगभग सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की, फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप उसे खुद से रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा प्रोग्राम, पूरा सेशन कैसा लगा। आई हैव माई बेस्ट एफर्ट। जो अगर आप कमेंट में कुछ सजेशन भी देना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि मैं इन नेक्स्ट वीडियोज़ इट विल बी अपग्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ सुधार, मतलब सुधार कर सकते हैं, रेमेडिएशन कर सकते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।